भाषा दार्शनिक जे.एल. ऑस्टिन के बारे में बातें कर रहे थे, और ऑस्टिन ने हमें 3 तरह की जो क्रियाएं बताई थी उन पर हम बातचीत कर रहे थे। एक तो वाक शैली, लोक्यूशनरी क्रिया, एक्ट। एक उन्होंने बताया था वचन कर्म की क्रिया, वो इलोक्यूशनरी हमारी जो है। और एक उन्होंने बताया था प्रोलोक्यूशनरी क्रिया। तो सबसे पहले हम स्पीच एक्ट पे काम करेंगे। अब ये कहते हैं, यानी लोक्यूशन, ऑस्टिन ये कहते हैं हम जो कुछ भी कहते हैं, मैंने जो कुछ भी कहा है, मैंने ये कहा है, मैंने कुछ कहा है, या हम कहते हैं मैंने ये उक्ति दी। उक्ति माने अटरेंसेस, मैंने ये अटरेंस दी है। तो इनकी सामान्य भाषा में इनका कुछ भी अर्थ हो, मैंने कुछ कहा है, ये वाक्य है। इस वाक्य का सामान्य भाषा में कुछ भी अर्थ हो, लेकिन हम इसको लोक्यूशनरी करेंगे। लोक्यूशनरी ये एक भाषा की शैली है और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर उसमें अर्थ नहीं है तो चाहे हमने कितनी लंबी बात कही, फिर वो लोक्यूशन नहीं कहलाएगी, वो वाक शैली नहीं कहलाएगी। तो वाक शैली में जब हम कुछ कहते हैं, मैंने कुछ कहा है, तो ये कुछ जो है ये सार्थक होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने कहा है, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़, तो चाहे वो एक वाक्य में कहा हो, चाहे एक शब्द में हो, अगर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता तो फिर वो वाक्य शैली नहीं है। जैसे उन्होंने पहले एग्जाम्पल दी कि फुटबॉल का मैच हो रहा है और फुटबॉल के मैच में जाकर हम कहते हैं हुर्रा। अब हालांकि हमने एक शब्द ही कहा, लेकिन इसका बड़ा अर्थ है। इसका मतलब है कि हमारे जो हैं, हमारी टीम जीत गई है। अंपायर खड़ा हुआ है क्रिकेट का, और अंपायर ने एक ही शब्द बोला हाथ उठा करके, ओवर। इसका मतलब है 5 गेंद ये फेंक चुका है और 6ठी गेंद अब फेंकने जा रहा है, ओवर। तो अर्थ होना चाहिए, और ये अर्थ जो है किस तरह से होगा, वो रेफरेंस भी होना चाहिए जिस सिचुएशन में ये अर्थ है। तो वाक्य शैली में दोनों चीज़ें होती हैं। वाक्य शैली के अंदर अर्थ भी होना चाहिए और वाक्य शैली के अंदर रेफरेंस भी होना चाहिए। अगर उसमें रेफरेंस नहीं है तो वो शब्द वैसे ही मीनिंगलेस हो जाएगा। कल भी हमने एक शब्द इसमें कहा था कि एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ था, उसने कहा फायर। तो अगर सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती हो, वैसे तो उस पर विचार करेंगे हम जब आएंगे, हम इसमें कर्म वाच्य कर्म में आएंगे, मीनिंगफुल की उसकी बात करने के लिए कि परफॉर्म हो चुका है एक्शन, परफॉर्मेटिव में ही आएगी हमेशा वो। लेकिन मान लो कल हमने कहा था, हमने एक शब्द कहा फायर, तो इसका क्या अर्थ है? तो सिचुएशन हमारे सामने जिस सिचुएशन को रेफर कर रहा है वो नहीं आई, तो हम फायर का अर्थ कुछ नहीं निकाल सकते। अगर वो सिचुएशन हमारे सामने है, जिस सिचुएशन में शब्द कहा गया है, तो होगा दुश्मन पर फायर करो, गोली चलाओ, फायर। और अगर कहीं ऐसी जगह हम खड़े हैं जहाँ जंगल में खड़े हैं, शहर में खड़े हैं, होना का फायर, तो इसका मतलब होता है कहीं आग लग गई है, फायर। तो वाक्य शैली में रेफरेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है और अर्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। अर्थ और रेफरेंस दोनों जिसमें होंगे वो हमारी वाक्य शैली कहलाएगी। अब इसमें अर्थ लाने के लिए और रेफरेंस लाने के लिए हमें 3 बातें देखनी पड़ेंगी।
पहली चीज़ हमें देखेगी उच्चारण शैली, उच्चारण एक्ट, इसको कहते हैं फोनेटिक एक्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। अब जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं लोग, लेक्चर सुन रहे हैं, वो बजाय अंग्रेज़ी उदाहरण देने के बाद अगर हिंदुस्तानी उदाहरण दे दें तो ये उन्हें याद भी अच्छी तरह रहेगा और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये जो उच्चारण है, ये उच्चारण हमारा ठीक ऐसा होना चाहिए जो अर्थपूर्ण भी हो और रेफरेंस का पता दे दे क्या कहना चाहते हैं सारा का सारा। तो मैं इसलिए इसमें एक अपना भारतीय उदाहरण दूंगा और उस भारतीय उदाहरण को आप एक्सप्लेन कर दें सारा का सारा, वो इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। और वो अंग्रेज़ी उदाहरण जो उन्होंने दिए, वैसे तो वो कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी उदाहरण ऑक्सफोर्ड या नहीं दे रहा हूँ और हम उनका हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय उनका अनुवाद हो जाता है। तो इसलिए भारतीय अनुवाद आपको जो सुन रहे हैं वो भारतीय जो है अनुवाद वो ज़्यादा याद भी रह जाएगा, पसंद भी आएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन की क्रिया भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अब हम ये कहते हैं, दिल ने कुछ इस अंदाज में फरियाद की कि बस उनको कलेजा थाम के कहना पड़ा कि बस। हंसते हैं हम तो चढ़ती है त्योरी उधर के बस, और रोएं इधर तो होती है तानादानी के बस। अब आप इन चारों बसों को एक्सप्लेन कीजिए। पहले में क्या है कि दिल ने कुछ इस अंदाज से नाला किया कि बस, उन्होंने कहा आप रुक जाओ, इससे ज़्यादा हम सुन नहीं सकते आपकी बात। तो यहाँ हमारी जो वाक्य शैली है, जिसको हम, ये हमारी उच्चारण की शैली जो है, इसको हम कहते हैं फोनेटिक एक्ट। हमारा फोनेटिक एक्ट जो है वो तरह तरह के मीनिंग कन्वर्ट कर रहा है, और मीनिंग ज़रूर होने चाहिए फोनेटिक एक्ट में। तो क्या मीनिंग इनपुट कर रहा है, आप चारों के एक्सपीरियंस खुद भी कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। कि पहला जो है बस, उसमें क्या हुआ कि बस अब रहने दो, इससे आगे न का, अब सुनने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो दिल ने कुछ इस अंदाज से नाला किया कि बस, और उनको कलेजा थाम के कहना पड़ा कि बस अब सुनने की हम नहीं करेंगे, बस यहीं रुक जाओ, रुक जाओ। ये आदेश है उनका। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे सुनने की शक्ति नहीं, और अब उन्होंने कह दिया बस। और तीसरी जगह जब बस आया तो वहाँ था डांट। हंसते हैं हम तो चढ़ती है त्योरी उधर के बस। ये बस जो है एक डायरेक्शन है कि आप आ गए, खबरदार। यहाँ बस का मतलब हो गया खबरदार, इससे आ गए। और रोएं अगर तो होती है ताना देने के बस। ये हमारी इस बात को, वीकनेस को जाहिर करे, बस रोने लगा था ऐसी देर में। तो इन शब्दों को आप अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हमारे ऑस्टिन साहब ने अपने उदाहरणों को अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है। तो फोनेटिक एक्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त है। इस फोनेटिक एक्ट में जैसे हमने एक जगह कहा ओवर, एक जगह हमने कहा फायर, तो हम इसको क्या करें, अब हम इसको जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको फर्दर मीनिंग देने के लिए, ये तो हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। फोनेटिक एक्ट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जो भी हम बोलना चाहेंगे, कहना चाहते हैं, या उक्ति होगी हमारी, कोई अटरेंसेस होगी, वो अगर फोनेटिक एक्ट हमारा ठीक नहीं है, और फोनेटिक एक्ट में एक चीज़ और होनी चाहिए, उसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ ऑडियंस को, अगर वही चीज़ पैदा हो गई तो मैंने ठीक कन्वे कर दिया। पारस्पर अंडरस्टैंडिंग, एक नए सूक्ष्म बनना चाहिए। अब जो जिन आदमियों को कम सुनाई देता है उनका नया सूक्ष्म ही नहीं बनता। एक आदमी थे, वो बाजार से आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा दादाजी राम राम। तो कहने भैया बैंगन लाया हूँ। दादाजी बच्चे बच्चे तो ठीक ठाक हैं, सालों का भुर्ता बना के खाऊंगा।
तो जब रेसिप्रोसिटी नहीं, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ वही सुनने वाला वही समझे, तब तो हमारा फोनेटिक एक्ट ठीक है। और मैं कहना कुछ चाहता हूँ, समझने वाला कुछ और समझ रहा है जी। लिखा, ये उर्दू के बारे में लिखा है कि लिखने वाले ने आलू बुखारा, लेकिन ऊपर चिड़िया बिठाना बैठ गया, वो भूल गया। तो लिखने वाले ने आलू बुखारा और पढ़ने वालों ने उल्लू बेचारा। तो फोनेटिक एक्ट हमारा जो है उसमें रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। आप फोनेटिक एक्ट, भाषा वाक्य शैली जो है आपकी सार्थक और रेफरेंशियल जब ही होगी जबकि ये पारस्परिक संबंध बन जाए। अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आप कुछ और समझे तो फिर मुझे कहना पड़े नहीं भैया मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। फिर भी नहीं हो तो फिर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर पहले ही हम ऐसी भाषा बोलें कि बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, तब तो हमारी वाक शैली है सक्सेसफुल, हैप्पी जिसको कहते हैं। और अगर हमारा रेसिप्रोसिटी नहीं बना, पारस्परिकता नहीं बनी, तो हमारी जो वाक्य शैली है वो फैलेसियस है, उसमें फैलेसी हो जाएगी। कहीं ना कहीं दोष आ गया है, हमारी बात जो कहना चाहते थे वो नहीं, सुनने वाले ने उस बात को अच्छी तरह नहीं समझा। तो ये जो हमारी वाक्य शैली है इसके बारे में, फोनेटिक एक्ट बारे में बहुत लंबा चौड़ा, हम बहुत सिर्फ पॉइंट ही दे रहे हैं। जो सुनने वाले हैं उनको मेरा निवेदन ये है कि हम जो है डिटेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट दे रहे हैं कि फोनेटिक एक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फोनेटिक एक्ट की बड़ी मिसालें दी हैं उन्होंने, कहाँ कहाँ फैलेसी हो जाती है, कहाँ कहाँ गलती हो जाती है। एक बात तो हमने कल ही बताई थी कि एक्सेंट का इन्होंने बड़ा जोर दिया है कि एक्सेंट अगर हो जाए ना, किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं हम, किसी शब्द पे ज़्यादा जोर दे दिया है जी। इसमें भी उनकी अगर जो एग्ज़ाम्पलें हैं उन एग्ज़ाम्पलों को आप छोड़ दो अंग्रेज़ी की और संस्कृत की एक एग्ज़ाम्पल ले लो, तो आपको पता लग जाएगा संस्कृत की एग्ज़ाम्पलें ज़्यादा पावरफुल हैं इनकी अंग्रेज़ी से। जिस समय बाण भट्ट को गिरफ्तार किया गया कि ये डाकू है, डाके डालता है जंगल के अंदर, या 3 बाण गंगा हैं कुरुक्षेत्र में। एक वो बाण गंगा है जहाँ भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा था और बाण मार करके अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाया था, तो वो बाण गंगा कहलाती है। एक बाण गंगा वो है कि कर्ण बेहोश पड़ा है, मरने को पड़ा है, और कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि कर्ण की शक्ति तेरे से कई गुना ज़्यादा है, अगर तेरे रथ पर न मैं बैठा होता तो कर्ण एक तीर से तेरे रथ को 100 योजन 100 मील दूर फेंक देता। उसकी भुजाओं में बड़ी शक्ति है। तो इसने अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं मानता। तो कृष्ण जी ने कहा चल फिर मेरे साथ। तो वो चले गए, कर्ण लेटे हुए थे वहाँ। कृष्ण जी ने कहा कर्ण तुम तो, ये उसके ब्राह्मण के भेष में चले गए। इन्होंने कहा कर्ण तुम तो बहुत बड़े दानी हो, भूखा ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आया है, कुछ दान कर दो। कर्ण ने कहा अब तो मैं मरण शैया पे पड़ा हूँ, कहाँ से दान करूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तेरे दांत में सोना लगा हुआ है, मरने के बाद क्या करेगा, तो ये सोना ब्राह्मण को दान कर दे। तो उसने दांत तोड़ करके ब्राह्मण को दिया। तो कहने लगे हम खून में सना हुआ दान ब्राह्मण नहीं लेता है, इसको शुद्ध करके देना है तो देने रख ले। तो फिर ऐसा करो कि वो जो मेरा धनुष टूटा हुआ पड़ा है वो उठा दो। तो कृष्ण जी ने वो धनुष उठा कर उसको दिया। उसने धनुष पर बाण चढ़ा कर बड़ी ज़ोर से तीर मारा और वहाँ से गंगा फूट कर निकली, बाण गंगा कर्ण टीले के पास। और वो जो गंगा निकली उसने जब दांत धो करके कृष्ण को दिया तो कृष्ण आ गए और उन्होंने अर्जुन को कहा कि तूने वो बाण निकाला, गंगा निकाली, वहाँ तो गंगा ने खुद ही आना था, तेरा कोई श्रेय नहीं था। गंगा ने खुद ही कहा था अपने पुत्र को कि जब तू मरेगा तो मैं तेरे मुंह में पानी डालने आऊँगी। वह तेरे बाण से नहीं निकली गंगा, ये है कितना वीर है देख, मरने के बाद भी।
और तीसरी बाणगंगा जो है, ये बाण कभी रहता था, ये ज्योति सर के पास ही है बाणगंगा वहाँ। तो बाण को गिरफ्तार करके लाए। उन्होंने कहा कि ये डाकू है, वो डाके वाके डालता है। अब मैं एक्सेंट की बात बता रहा हूँ उनको कि इन्होंने तो एक्सेंट अंग्रेजी में बहुत सारे दिए, लेकिन हमारे संस्कृत से अच्छा उदाहरण नहीं है। तो बाण को जब गिरफ्तार करके लाए तो वहाँ हर्षवर्धन के दरबार में पेश किया। उन्होंने कहा जी भुजंग भुजंग। तो बाण जो थे हंस के कहने लगे, का मैं भुजंगता, क्या मैं भुजंग जाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? का मैं, क्या मैं भुजंग जा रहा हूँ, तुम्हें सांप दिखाई दे रहा हूँ? फिर उसने कहा, का मैं भुजंगता। जवानी में आदमी जो होता है अच्छे अच्छों को काम का जब खोता है तो आदमी अच्छे अच्छों को भुजाओं में ले लेता है। और फिर तीसरा उसने उससे वायदा की, जिसने उसको कहा था भुजंग जा रहा है, उसने कहा, का मैं भुजंगता, मैंने किसको भुजाओ, तेरी माँ बहन को भुजाओं में लिया मैं। तो काम का शब्द जो है उस पर 3 तरह से एक्सेंट किया उन्होंने। तो हर्षवर्धन कहने लगे, ये डाकू नहीं हो सकता है, छोड़ दो इसको, राज कभी बना दो इसको। तो ये एक्सेंट की बात जो है, उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजी के एग्जाम्पल दिए, लेकिन इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो एक्सेंट बहुत ज़रूरी है, किस शब्द पर हम जोर दे रहे हैं उसका अर्थ ही बदल जाएगा। कम बलवंतम, अब हमने आग्रह किया कम बलवंतम, जो कम बलवंत हैं उनको श्वेत सताती है, और एक को हमने कहा कम बलवंतम शीत सताती नहीं। तो ये क्या बात हो गई? तुम एक तरफ तो कह रहे हो कम बलवंत को शीत सताती है, और एक तरफ कह रहे हो कंबल। तो उन्होंने कहा आग्रह ही हो गया, यहाँ कंबलवंतम, जिसके पास कंबल है, कंबलवंत है, उसका शीत कुछ नहीं। और उधर कहा कम बलवंतम, जिसके पास कंबल है। तो एक्सेंट से ऐसे इन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के ही दिए हैं इन्होंने। हम अगर एग्जामिनेशन में इंडिया के भी एग्जाम्पल दे दें तो कोई नंबर नहीं काट सकता उसके, क्योंकि एक्सेंट हम ठीक दिखा देंगे उसको। तो जैसा भी संभव हो सके एग्जाम्पल दो। अब इन्होंने कहा कि एक चीज़ इसमें और होती है, जब हम कोई ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में वाक्य नहीं बन रहा, तो फिर हम उस वाक्य का व्याकरण की दृष्टि से उस वाक्य की रचना करते हैं। हमने कहा ओवर, तो हम कहेंगे इसको ग्रामर में कैसे लिखोगे भाई? द बॉलर हैज़ ऑलरेडी थ्रोन 5 balls एंड दिस इज़ द फाइनल बॉल, दिस इज़, उसको हम ग्रामर के रूप में लाएंगे पूरा। तो जब हम किसी अर्थ को या शब्दों के संचय को, और वो शब्द कौन से हैं जो सार्थक शब्द हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो जब हम उन सार्थक शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की रचना में लाते हैं, वाक्य की रचना में लाते हैं, तो वो और ज़्यादा मीनिंग हो जाती है। इसको कहा इन्होंने फैटिक एक्ट, संबोधि क्रिया। वो थी उच्चारण क्रिया, ये थी संबोधि क्रिया। इसको व्याकरण में व्याकरण की रचना के हिसाब से लाओ। बिल्ली चटाई पर बैठी है, सारे शाब्दिक जो हैं इनके सारे शब्द अर्थवान हैं और उनको व्याकरण की दृष्टि से लिख दिया। लेकिन अगर इनको हम व्याकरण की दृष्टि से अरेंज ना करें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। चटाई बिल्ली पर, चटाई बैठ गई बिल्ली पर, कोई अर्थ निकलेगा इसका। इसको व्याकरण के लाभ है कि बिल्ली पहले, कर्ता पहले आए, फिर उसके बाद कर्म आए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। तो जब हम वाक्य शैली में शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों को हमें व्याकरण की दृष्टि से भी देखना चाहिए कि व्याकरण की रचना उनकी ऐसी हो कि उनका अर्थ किसी तरह से भंग ना हो। इसको कहते हैं हम फैटिक क्रिया, PHATIC। अब एक ये है कि इसमें क्रिया के संपन्न होने का और क्रिया का संदर्भ, किस संदर्भ में ये क्रिया बोली गई, वो सारा संदर्भ भी हमारे सामने आ जाना चाहिए। इसकी वाक्य की रचना, वाक्य को हम इस तरह बोलें
जैसे उसने कहा था आई एक्सेप्ट, तो हमारे सामने आना चाहिए इसने कहाँ कहा है। रेत के मैदान में खड़े होकर कहा आई एक्सेप्ट, तो उसके कोई माने नहीं होंगे। और जब इसने कहा आई एक्सेप्ट कहाँ कहा, पोप के सामने खड़े होकर क्या कहा, बिशप के, तो वहाँ हो गया कि मैं मैरिज कर रहा हूँ। तो जब संदर्भ भी हमारे सामने आ जाता है, वाक्य बोलो कि हम कौन से वाक्य में किस संदर्भ में क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि संदर्भ से कट करके अलग अलग मीनिंग के लिए निकल आते हैं उनके। आज जो यही हो रहा है कि जो गीता है उसको संदर्भ से काट करके एक वाक्य लेके मीनिंग बना देते हैं, तो कुछ और मीनिंग निकल आते हैं। और संदर्भ के अंदर रख करके अगर देखें तो कुछ और मीनिंग निकल आते हैं। अब इसमें भी मैं ऑस्टिन की एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा अंग्रेज़ी की, मैं हिंदुस्तानी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके कि एक लड़का, मुसलमान लड़का यहाँ कुरुक्षेत्र में पढ़ने के लिए आया। यहाँ मस्जिद में जगह नहीं थी पढ़ने की, तो उसे नमाज़ पढ़ने का 5 साल मौका ही नहीं मिला। वो नेट में पढ़ता रहा, भूल गया नमाज। जब घर गया तो बाप कहने लगे तो नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान है। कहने अब्बा मकान उसमें लिखा हुआ है मत पढ़ो नमाज। उनने जूता उठा लिया, उन्होंने कहा तेरी ऐसी तैसी, कुरान शरीफ में ऐसी बात लिखी हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। कहता हाँ अब्बा लिखा हुआ है। तो अब्बा ने कहा दिखा, नहीं तो लगाऊंगा जूते। उनने कुरान शरीफ उठाई और हाथ रख लिया, वहाँ लिखा हुआ था मत पढ़ो नमाज, मत पढ़ो नमाज। तो उसके बाप ने कहा भाई ये हाथ तो हटा। तो आगे लिखा हुआ मत पढ़ो नमाज जबकि तुम नापाक हो या नशे की हालत में हो। तो उसने वो हाथ हटाया। उसने कहा अब्बा जब इतने से ही काम चल जाता है तो सारा पढ़ कर क्या करेंगे हम। तो संदर्भ का जब पता लगेगा, संदर्भ से काट लोगे तो और अर्थ निकल आएगा उसका। तो इन्होंने बहुत एग्जाम्पलें दी हैं कि हम संदर्भ रेफरेंसेस से अगर काट लिए और रेफरेंसेस का हमें ज्ञान नहीं हुआ आपकी वाक्य क्रिया से, तो इसका मतलब आपकी वाक्य क्रिया जो है उसमें कहीं फैलेसी रह गई है, कहीं कमी रह गई है आपके बोलने में, आपका उच्चारण दोष हो गया है कहीं ना कहीं, और उस उच्चारण के दोष की वजह से आपके सही अर्थ नहीं याद दे सके। तो इन 3 चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, ये फैलेसी नहीं होने देंगे भाषा में। भाषा के अंदर जब हम फैलेसी नहीं होने देंगे तो हम सही भाषा का सही विश्लेषण कर सकेंगे। जिस अर्थ में हम भाषा को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस अर्थ में भाषा उस तरह से इस्तेमाल होगी, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है। तो लोक्यूशन में हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये लोक्यूशन का काम कहाँ कहाँ होता है, सारी जगह लोक्यूशन चलता है। हम जब कोई प्रश्न करते हैं किसी से या प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमें ये लोक्यूशन का देखना पड़ता है, हमारा उच्चारण दोष भी ना हो, हम रेफरेंस को भी ठीक कर सकें, और व्याकरण की दृष्टि से जो हम जवाब दे रहे हैं। प्रश्न करने में भी यही होता है, कई बार हम व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को ठीक अरेंज नहीं कर पाते, तो पूछना हम कुछ और चाहते हैं, पूछ जाते हैं कुछ और। तो तीनों चीज़ें होंगे तो पहला काम होगा प्रश्न करना और प्रश्न का उत्तर देना। दूसरा काम हो जाएगा हमारा लोक्यूशन का सूचना देना, किसी को सही सूचना। अब ये आजकल अखबारों में यही हो रहा है ना, भाषा का ज़रा सी गलत दिखती तो सूचना गलत पहुंच जाती है लोगों के पास। तो सूचना देना और कम्युनिकेट करना, सूचना, वहाँ भी ये हमारी वाक्य शैली बड़ी काम आती है। फिर तीसरी चीज़ होती है निर्देश देना, किसी चीज़ को किसी को इंस्ट्रक्शन देने। उस इंस्ट्रक्शन में अगर हम थोड़ा सा भी उच्चारण दोष या फैटिक दोष या रैटिक दोष, रैटिक एक्शन में, रैटिक एक्शन पे तो हम बात ही कर रहे हैं, फैटिक एक्शन यानी व्याकरण की दृष्टि से और या उच्चारण की दृष्टि से हम गलती कर जाते हैं तो हम निर्देश ठीक नहीं दे पाते। अब कल के अखबार में ही है, कुरुक्षेत्र की अदालत ने कोई फैसला किया तो हाई कोर्ट ने उस जज को लताड़ा। उसने कहा जो फैसला दिया तुमने उसकी लैंग्वेज इनकम्प्रिहेंसिबल है, ऐसी भाषा में तुमने फैसला दिया है जिसको ठीक तरह से समझ नहीं सकते आदमी। जब हाई कोर्ट ही नहीं समझ रहा तो वो क्लाइंट क्या समझेगा, इसलिए वार्निंग कर दी उसको, स्पष्ट भाषा लिखो। तो ये वाक्य शैली में तीनों चीज़ें होनी चाहिए।
उच्चारण, खैर वहाँ तो उच्चारण की बात ही नहीं, वहाँ तो लिखित जा रहा है, लेकिन उच्चारण का ठीक होना चाहिए। अगर हमने उच्चारण ठीक नहीं किया तो गलत दोष हो जाएगा, वाक्य शैली गलत हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी। अगर हमने उसको व्याकरण की दृष्टि से ठीक वाक्य नहीं बोला तो वहाँ दोष हो जाएगा सारा का सारा, तो इंस्ट्रक्शन में भी दोष हो जाता है। फिर कोई उद्घोष करते हैं हम किसी चीज़ का, तो उद्घोष करने में भी हमें तीनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लोकेशन की 3 गुण हैं, उस लोकेशन के तीनों गुणों को देखना पड़ता है, तो हम उद्घोष ठीक कर सकेंगे, नहीं तो उद्घोष में भी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़े से उच्चारण दोष से गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। व्याकरण का तो खैर गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही व्याकरण लिख नहीं पाते सारे, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी पड़ेंगी। निर्देशन में ख़ास तौर से देखना पड़ेगा। निर्णय का तो अभी हमने बताया, निर्णय जो है, अब ये ऑस्टिन कहते हैं कि जो भी हम निर्णय लें, जो भी हम किसी चीज़ में फैसला करें, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो निर्णय इतना कन्फ्यूजिंग होगा, मैं भी कन्फ्यूज हो जाऊंगा, सुनने वाला भी कन्फ्यूज हो जाएगा, वो सारा निर्णय क्या रहेगा। तो निर्णय लेने में और निर्णय को कम्युनिकेट, पहले निर्णय ले लिया, फिर उस निर्णय को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम दूसरों को बता रहे हैं। अब ऑस्टिन कहते हैं कि ये गलती हमारे शिक्षक भी कर जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ऑस्टिन शिक्षक से आशा करता है कि शिक्षक कभी गलत बात नहीं बोलेगा, लेकिन वो कहता है कि कई बार जब हम उच्चारण के दोष में और व्याकरण के दोष में बोलते हैं, तो कहता है इवन ग्रेटेस्ट टीचर्स जो हैं कई कई गलती कर जाते हैं सारी। तो इसलिए वाक्य शैली पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, और इस वाक्य शैली के आधार पर ही हम दूसरी शैलियाँ देखेंगे, यानी एलोक्यूशनरी शैली भी और वाक्य शैली सबका आधार है। तो इन वाक्य शैली के आधार पर हम सारा का सारा काम खड़ा करेंगे, अगली 2 जो शैलियाँ हैं। तो चलिए, आज ये हम कोशिश कर रहे थे ख़त्म करने की, लेकिन फिर भी हमने, और अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने सिर्फ बिंदु ही दिए हैं। ऑस्टिन ने तो बहुत कुछ लंबा, इतने उदाहरण दिए हैं, उसने कहा ऐसे हज़ारों उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ थोड़ी सी व्याकरण की गलती से भी कुछ का कुछ मतलब निकल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए हमारा जो सबसे पहले हमारी ये लोक्यूशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोक्यूशन के बाद फिर हम इलोक्यूशन और प्री लोक्यूशन देखेंगे। चलिए, तो जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि हमने सिर्फ पॉइंट ही बताए हैं, डिटेल नहीं बताई है। और एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लिखना भी नहीं चाहिए आपको, भाई पॉइंट्स ही लिख दो, काम चल जाएगा, नंबर दे देंगे आपको। समय मिल जाए तो एक आध एग्जाम्पल वहीं से दे देना, कोई ऑस्टिन वाली, नहीं तो ये हमारी वाली एग्ज़ाम जो है ये ज़्यादा अच्छी हैं, नंबर नहीं काट सकता वो, क्योंकि एग्ज़ाम्पल हमारी जो है ऐसी हैं कि बिल्कुल वही ऑस्टिन की बात को कह रही हैं वो सारी की सारी। तो चलिए, कल देखेंगे आगे को, क्योंकि हमने अंत में ऑस्टिन के ऊपर इल्ज़ाम यही लगाना है कि ऑस्टिन ने शब्दाडंबर बहुत किया है, वो भाषा में परफेक्शन नहीं आ सकती कभी भी, भाषा तो इनकम्प्लीट ही रहेगी, कहीं ना कहीं ऐसी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषण ने इतना लंबा चौड़ा बयान दिया है, लेकिन उसका जवाब इसने दिया कि तो मेरा प्रयास है कि मैं चाहता हूँ एक भाषा की साइंस बन जाए, दोष ना रहे कोई भाषा में। तो कहते मैं उस तरफ प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास सफल हो जाएगा तो ठीक है, भाषा विज्ञान बन जाएगा, नहीं हुआ तो ना सही। तो एक एक चीज़ पर बड़ा आग्रह करना पड़ेगा सारा का। चलिए।